नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। उम्मीद है आप सभी साथी खुश हैं, स्वस्थ हैं और बहुत बढ़िया से आप सभी साथियों की आने वाले सीटेट की तैयारी चल रही होगी। तो चलिए आइए जल्दी से बेटा आज के इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। कई सारे बच्चों को हम लोग पाते हैं कि वो पूरा दिन ना कंप्यूटर पर गेम खेलने में, मोबाइल में वीडियो देखने में ही अपना समय गंवा दे रहे हैं। याद रखो, ये मोबाइल और कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब में घंटों तक मूवी देखने से और गेम खेलने से पेपर पास नहीं होगा बेटा। उसके लिए किताबें उठानी पड़ेंगी। उसके लिए स्क्रीन पर जो टाइम देते हो वो अजय सर की वीडियोस के साथ में आपको टाइम देना पड़ेगा। आप लोगों को अपने विषय में बेहतर होना पड़ेगा, तभी आपका पेपर पास होगा। यूं ही मूवी देखने से और गेम खेलने से पेपर पास नहीं होगा। सीटेट अगर पास करना चाहते हो और उसमें भी सीडीपी में से 30 नंबर लेना चाहते हो तो बेटा ये रोजाना जो लाइव क्लास ठीक 11 बजे मैं आपके लिए लेकर के आता हूं, इसे मिस मत कीजिएगा कभी भी। तो आइए जल्दी से अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को लाइक और शेयर करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इस क्लास को बेटा लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दिया होगा उन सभी तक जो अभी तक आपके साथ में जुड़े नहीं है। चलिए, नेहा मौर्य, विवेक कुमार, शिवानी, अंशु, पिंकी कुमारी, सिंधु, खुशबू, बेटा जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दें उन सभी के साथ जो अभी तक क्लास का हिस्सा नहीं बन पाए हैं किसी भी वजह से। कर दिया आप लोगों ने क्लास को शेयर? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी ने शेयर कर दिया ना इस बेहतरीन क्लास को? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। आइए अब हम लोग अपने आज की इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आप पाएंगे कि पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। कोशिश करना है, ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और उसके बाद सोच समझ कर के जवाब देंगे, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है और यह आपसे पूछता है शिक्षा का अधिकार जो हमारा होता है उसके संदर्भ में कि बताइए हमें किसकी वकालत करता है। ये समावेशी शिक्षा की वकालत करता है, एकदम सही बात है। पृथक्करण को खत्म करने की बात होती है। मुख्य धारा शिक्षण होना चाहिए, लेकिन ये तो पहले इंटीग्रेटेड के समय से हम लोगों ने शुरू कर लिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनता है। 2009 में हमारा जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम बन के तैयार हुआ तो 2009 में ही समावेशी शिक्षा आई थी और 2009 में ही सीसीई का कॉन्सेप्ट भी आया था। प्रश्न नंबर 2 हमारी स्क्रीन पे आए, उससे पहले आप सभी मुझे ये बताइए, आरटीई एक्ट भले तैयार हो गया था 2009 में, लेकिन लागू कब से हुआ था? लागू होने की जब बात आती है तो कई सारे बच्चे यहां पर गलत जवाब देते हैं। बताओ लागू कब से हुआ था? तब आप जवाब देंगे 1 अप्रैल 2010 से यह हमारे देश में लागू हुआ था। लागू होने की जब बात आएगी तो 2009 मत कह देना, वो गलत जवाब होगा। प्रश्न नंबर 2 हमें कहता है कि डैश यह विचारधारा है, यानी कि आप लोगों को बता दिया गया है कि इनमें से कोई एक जो है वो ऐसी विचारधारा है जिसमें सभी बच्चों को, ध्यान दीजिए, सभी बच्चों को, चाहे बच्चा सामान्य हो या विशेष हो, एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। कौन सी शिक्षा होगी? समावेशी शिक्षा होगी, जहां बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, सभी बच्चों को हम एक साथ शिक्षा देने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बेटा बिल्कुल सही बनता है। प्रश्न नंबर 3 पर हम लोग आते हैं तो उसमें हम पाते हैं, हमसे कहा गया एक शिक्षक को चाहिए कि, अब आप लोग शिक्षक बन चुके हो यह मानकर कि आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है? आप लोगों को क्या मानना है कि आप शिक्षक बन चुके हो, आप टीचर बन चुके हो, तो एक शिक्षक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? विशेष संस्कृतियों और समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दोगे। जो बच्चे किसी खास संस्कृति का हिस्सा होंगे, जो किसी खास समुदाय से आते होंगे, सिर्फ उन्हीं को बढ़ावा दोगे? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी कर दोगे। वहां पर आप लोग इग्नोरेंस लेकर के आओगे अपने व्यवहार में? बिल्कुल भी नहीं। आपकी क्लास में जो बच्चे बैठे होंगे उनकी तुलना करोगे? ऐसा भी नहीं करना है। आपके कक्षा कक्ष में बैठा हुआ हर एक बालक आपके लिए खास होगा और हर किसी की संस्कृति का आपको सम्मान करना होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही बनता है। प्रश्न नंबर 4 हमारी स्क्रीन पर आएगा, लेकिन उससे पहले आप जरा ध्यान से देखें। आप टीचर के तौर पर बच्चों के सामने विराजमान हो, ये रहे आप टीचर बन चुके हो
और आप अपने किसी काम में लगे हुए थे, कक्षा में बैठे हुए, और कुछ बच्चे अपने हाथ उठाते हैं, हैंड रेज करते हैं, और जब ये बच्चे अपने हैंड रेज करते हैं तो आप उस दौरान इन बच्चों की बातों को सुनोगे या इनको डांट दोगे? ओए राखी, रुक जा, मैं अपना कोई काम कर रहा हूं अभी। शशि, समझ में नहीं आई बेटा? नीतीश, जब मैं अपने काम में लगा हुआ हूं, मैं टैब में कुछ कर रहा हूं, मैं कॉपी में कुछ कर रहा हूं, क्यों बीच में बोल रहे हो? ऐसे डांट दोगे क्या? सुनेंगे, ठीक है? क्योंकि आप लोगों का एक शिक्षक के तौर पर जो अस्तित्व है, मेरा एक शिक्षक के तौर पर जो अस्तित्व है, वो अपने छात्रों की वजह से होता है। एक शिक्षक को शिक्षक जो बनाता है वो उसके छात्र होते हैं। साक्षी कह रहे हैं साहब, सर आप एक्टिंग अच्छी करते हैं, चलो कुछ तो अच्छा कर लेते हैं जिंदगी में। धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा लगा हमें सुन करके। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वालेकुम सलाम आप सभी को। प्रश्न हमारी स्क्रीन पर अगला आता है और वो हमें कहता है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। अब आप प्रभावी रूप से कब सीखते हो बताओ? वंदना कह रही है उल्टा जमाना है सर, बच्चा खुद आंख दिखाकर काम करा लेता है। देखो वंदना, आप ये बात तो सही कह रहे हो। आज का तो जो दौर हो चुका है, आज का जो समय है, उसमें टीचर ना बच्चों को डांट सकता है ना पीट सकता है। और एक आप में हम स्कूल में जाया करते थे, मुर्गे बनते थे, चेयर बनते थे, हाथ ऊपर करके खड़े होते थे, डंडे खाते थे, थप्पड़ लगते थे, ऐसे लाल लाल गाल हो जाते थे। और आजकल लड़कों को फेयर एंड लवली लगा करके खुद को गोरा और लाल दिखाने के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है। पहले तो स्कूल में जाते थे, काम नहीं करते थे, थप्पड़ खाते थे, लाल चेहरा चमक जाता था, है ना? चलिए, राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। बेटा सिर्फ रट लेना नहीं है, प्रभावी रूप से शिक्षण की बात जब आती है तो हम लोगों को बच्चों को हर गतिविधि में शामिल करना होगा, बच्चों को हर गतिविधि के माध्यम से सिखाना होगा, बच्चे सक्रिय बनाने होंगे। ऑप्शन नंबर सी जो कि हमारा बिल्कुल सही बनता है। प्रश्न नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर आता है। हाँ सही कह रहे हैं साजिया, एक पैर पर भी खड़े होते थे। चलो अभी एक बार खड़े होकर प्रयास करें। मैं अभी एक पैर पे खड़ा हूं, आप लोग कोशिश करोगे? अरे उठ तो जाओ, बैठे हुए हो। यहां पर विश्वकर्मा कह रहे हैं सर आप मेरी बात नहीं सुनते हैं। क्यों? आप मेरे दुश्मन हो जो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा? सुनूंगा बेटा, बताओ, आपकी बात सुनूंगा, बताओ क्या कहना चाहते हो? हाँ आशुतोष, मैं तो कंबल में हूं, कंबल में घुसा रहे, दोपहर का समय हो रखा है, अभी तक 4-5 बजे उठ के बढ़िया 2-4 किलोमीटर की दौड़ लगा के आनी चाहिए तुझे, और खुश हो रखा मैं कंबल में हूं। ये कोई अच्छी बात है? राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 5 आप लोग देखें, कहता है बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। प्रियंका घुसी रहे कंबल में, कम से कम कंबल में तो बैठी है, नहीं तो झाड़ू लगा रही होती है ना, घर की साफ सफाई कर रही होती, बर्तन साफ कर रही होती। क्या जरूरत है घर का काम करने की? बैठी रहे, कंबल में बैठी रहे, यूं ही बैठी रहना, कोई काम मत करना। पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए? नहीं बेटा, एकदम गलत बात है। अनुमति नहीं देनी चाहिए, यह भी गलत बात है। रोकना चाहिए, यह भी गलत बात है। हमें बच्चों को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। आपके क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, और आपकी क्लास में जो बच्चे बैठे हैं अगर वो चुपचाप बैठे हुए हैं तो आप ये मानकर के चलो कि डीमोटिवेटेड है वहां पर सब कुछ। लेकिन आप अपनी क्लास में बच्चों को प्रश्न पूछने की आजादी देते हैं, अपनी
क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनको अपनी बात कहने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो आप एक बेहतर शिक्षक हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों को हमने थोड़ा सा धो दिया, कुछ बच्चों को लेकर के हम लोगों ने थोड़ा सा यहां पर दो चार बात सुना दी, तो अब वो थोड़े नाराज हो चले हैं। बेटा नाराज मत हो जाओ, यह जय सर का अंदाज है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का। खुश होना, नाराज तो नहीं हो पक्का? देखो अगर कोई नाराज होगा तो हम उस पर 2 पॉइंट और मारेंगे। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यह है कि मैंने सीडीपी के कुछ नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स आप सभी ले लेना। टेलीग्राम चैनल में इस संडे शेयर होंगे। कब शेयर होंगे? संडे वाले दिन शेयर होंगे। अजय सिंह खर्ब, ये आप लोगों को टेलीग्राम पे सर्च करना है। टेलीग्राम पे क्या सर्च करना है? अजय सिंह खर्ब, और वो नए नोट्स आप लोग ले लेना, संडे में आएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा हमसे ये कहता है कि नोट पर ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? बेटा सार्थक अधिगम वो होता है जहां पर बच्चों को रटना नहीं पड़ता है, जहां पर बच्चा अर्थ निर्माण के साथ में काम करता है, जहां पर बच्चा समझ के साथ में काम करता है। थैंक यू पोडार जी, थैंक यू। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास नहीं बेटा, निर्देश एवं संचालन नहीं, कंठस्थीकरण नहीं, अन्वेषण के, बच्चों को खुद से खोज के और आपस में मिलजुल कर गतिविधियों के माध्यम से सीखने के मौके देने हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7वां आता है जो हमसे कहता है, उससे पहले कि आप कई बार ये देखते हो कि जिस तरह से टीचर पेंसिल पकड़कर लिखता है, मम्मी पापा बच्चे के सामने जैसे पेंसिल पकड़कर लिखने के प्रयास करते हैं, बच्चा भी उनको देखा देखी वैसा ही करता है। तो जब बच्चा दूसरों को देख करके उनके जैसा वैसा ही करता है, ये इमिटेशनल लर्निंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, सोशल लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? याद करो जरा, बोबो डॉल पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। शाबाश, बहुत सही, करो करो, याद करो। अल्बर्ट बंडूरा। ए बी कौन होता है? अल्बर्ट बंडूरा होता है। शाबाश। प्रश्न नंबर 7वां कहता है स्तंभ क और स्तंभ ख का जोड़ा मिला दो। मिला दो जोड़ा, मिला दो भाई, इनके जोड़े मिला दो। छात्रों द्वारा मिलाई जोड़ी। प्रतिभाशाली कौन होता है? गिफ्टेड कौन होता है? शीघ्रता से सीखता है, स्वतंत्र रूप से सीखता है। बिल्कुल सही बात है। तो एक तो मैंने भी बता दिया, थोड़ा बहुत तो मुझे भी आता है कुछ ना कुछ। अधिगम अशक्तता का क्या होगा? लर्निंग डिसेबल्ड का। धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। लो जी, मैंने 2 बता दिए, थोड़ा बहुत रट के बैठा हूं मैं भी। बताओ बताओ, सभी बताओ। हां देखो, अभी कमेंट आया है, पिक्चर में बच्चे की मम्मी क्यूट लग रही है। अभी वो मम्मी सामने थी उसकी, उसको प्रणाम करना था तुम्हें, क्यूटनेस पर गए हो। सृजनात्मक कौन होता है? मूल समाधानों के बारे में खोजता है। 4 का होगा ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर क्या देंगे हम लोग? इंग्लिश में भी देख लो, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पर आता है, लेकिन उससे पहले आप ये देखो, एडीएचडी की आप लोगों से बात की गई है। एडीएचडी की फुल फॉर्म आपके पेपर में आपसे पूछी जाती है, हर बार आप पाते हैं। बेटा ये बिहेवियर की प्रॉब्लम होती है, याद रखिएगा। लर्निंग डिसऑर्डर में आता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। प्रश्न नंबर 8, बच्चों की गलतियां। बच्चे गलती करते हैं, कहते हैं आप लोग इतने बड़े हो गए हो, आज भी आप गलती करते हो। मैं भी आज गलती करता हूं। हर किसी से गलती हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है। बताइए बच्चों की गलतियां। सुरेंद्र जवाब दो बेटा। प्रियंका, पूजा, शाजिया, सिंधु, अभिषेक, ज्ञान, बबलू, राखी। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन होती है, नहीं बेटा, उसका तो महत्व होता है। ये दिखाते हैं कि बच्चे लापरवाह है। अब मान लो यहां पर मोना ने, शाजिया ने, सूजल ने, सीता ने, पोडार ने, गुलिस्तान ने, महक ने, राजेश ने, आशु ने, कविता ने, सुशील ने, गुड़िया ने, शायका ने, नीता ने, अजका ने, लक्ष्मी ने, पुष्पा ने, मीना ने, शाहिद ने, इन्हें कोई गलती कर दी तो हम क्या मानेंगे? सभी लापरवाह हैं, निकम्मे हैं? नहीं, ऐसा नहीं मानेंगे। हम ये मानेंगे कि वो बच्चा गलतियां इस वजह से कर रहा है क्योंकि वो सीख रहा है, और सीखने में गलतियां जो होती हैं वो सीखने का हिस्सा होती हैं। बच्चे सोच विचार करते हैं, अपनी अंतर्दृष्टि को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। और ये हर बार आपसे पूछा जाता है। प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पर आता है, तो वो हमसे क्या पूछेगा? चलो पूछेगा, उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी बात करते हैं। एक बात अपनी जिंदगी में आप हमेशा याद रखिएगा, फेयर एंड लवली लगाने से ना चेहरा चमकेगा ना ताकतवर बनोगे। फेयर एंड लवली लगाने से ना चेहरा चमकेगा ना ताकतवर बनोगे। सरकारी नौकरी ले लो, लड़की तो क्या लड़का तो क्या, उनके घर वाले तुम्हारे पीछे पीछे फिरेंगे। जिंदगी की हकीकत तुम्हें बता रहे हैं। ये जो तुम जितनी भी लड़की और लड़के फेयर एंड लवली लगा करके खुद को चमकाना चाहते हो, कि हम सुंदर दिखें, हम अच्छे दिखें, हम बेहतर दिखें, ये सब टेम्परेरी है, इससे कुछ ना होगा। एक बार जरा सरकारी नौकरी लेकर तो देखो, तुम्हारे चेहरे में जो चमक पैदा होगी और ये समाज जो तुम्हारे पीछे फिरेगा ना, उसका मजा ही कुछ और होगा। प्रयास तो करो। प्रश्न नंबर 9 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। वो हमसे क्या कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आशुतोष तो पॉइंट्स लगाता है, क्या बात है भाई, क्या बात है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। बेटा, हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते हैं। शिक्षा के माध्यम से फिर हम बच्चों में बदलाव करना चाहते हैं। बदलाव बच्चे में कितना हुआ ये पता करने के लिए ही तो हम असेसमेंट करते हैं। तो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो एंड होता है वो असेसमेंट के साथ ही होता है। प्रश्न नंबर 10 हमारी स्क्रीन पर आता है। बहुत बढ़िया प्रश्न आएगा, लेकिन उससे पहले देखो एक बार लाइक करना तो बनता है। भूल जाते हैं कई सारे ना लाइक करना। लो सर, आपने याद दिला दिया, हमने कर दिया लाइक, लेकिन कुछ तो अभी भी आलसी हुए पड़े हैं, नहीं जाएंगे लाइक वाले बटन की तरफ। सर आलस आ रहा है, जाओ जल्दी से। हो गया, चलो अब आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमसे यह कहता है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार, कई सारे बच्चे जो हैं वो BSSTET पर मुझसे बात कर रहे हैं। बेटा, उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है, वो डिटेल नोटिफिकेशन सभी पढ़ लो। उसके अंदर एक एक बात का जिक्र है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो टेलीग्राम चैनल से ले लो, अजय सिंह खर्ब आप सर्च करो, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ले लो उसको, पढ़ लो। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क ये होता है जिसमें हम ये मानते हैं कि बच्चा स्वयं से ज्ञान निर्माता है। बच्चा जो है वो स्वयं से अपने आप से खुद से ज्ञान निर्माण कर सकता है, हम ये मानते हैं। बच्चा इसमें सक्रिय होता है, जानकारी को अर्जित करने के साथ साथ निर्मित भी करता है। तो ए और बी दोनों गलत हैं। व्यवहार में एक परिवर्तन होता है, वो सीखने के बाद होता है। संरचनात्मक दृष्टिकोण सक्रिय होता है और सामाजिक प्रक्रिया ये कहलाती है, जो कि वाइगोत्स्की कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होता है। प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पर आता है, लेकिन उससे पहले मुझे आप सभी ये बताओ कि कंस्ट्रक्टिविज्म को लेकर के हम लोगों को पियाजे ने बताया है और वाइगोत्स्की ने बताया है, इन दोनों के अनुसार बच्चा एक्टिव होता है या पैसिव होता है? जल्दी से बताएं। पियाजे के भतीजे आशुतोष कुमार झा, आप कह रहे हो ना पियाजे चाचा, तो आप उसके भतीजे हुए।
प्रियंका आगे बढ़ो बेटा, कविता, रीतू, मीना, आशीष, जय कृष्ण, दोनों ने बच्चों को एक्टिव कहा है, दोनों ने बच्चों को एक्टिव कहा है, दोनों ये मानते हैं कि बालक सक्रिय रूप से सीखता है। चलिए शाबाश। प्रश्न नंबर 11 हमारी स्क्रीन पर आता है और वो हमसे ये कहता है कि एक शिक्षक है, विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी अब आपके प्रति कोई पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। मान लो आपके घर के अंदर और आपके स्कूल के अंदर हमेशा आपको एक ऐसा माहौल मिले कि आपके टीचर और आपके पेरेंट्स ही कहते रहे तू कुछ ना कर सकता, तुझसे नहीं होगा। अगर ऐसा कहते रहें तो बेटा देखो प्रभाव आप लोगों के ऊपर आता है। और एक ये कहते रहे कि देखो बेटा बेटी मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं आप पर, आप इस पेपर को क्रैक करोगे और जहां भी आपको हमारे साथ की आवश्यकता है आप बताओ, हम आपका साथ देंगे। कैसा लगेगा? देखो बेटा प्रभाव होता है और जब सकारात्मक विश्वास होता है ना तो बच्चे इससे उत्सुक होते हैं, सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। यह प्रश्न आया तो एक बात मुझे याद आई, अभी केवीएस का रिजल्ट आया तो एक बच्चा कहता है कि सर देखो मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं बेहद खुश हूं और अभी मैं ज्वाइनिंग के लिए जा रहा हूं स्कूल में, लेकिन उससे पहले ना मैं उनके घर बार बार जा रहा हूं जो मुझे लेकर के नेगेटिव रहते थे, जो मुझे लेकर के उल्टा सीधा बोला करते थे। रोजाना चला जाता हूं सर उनके घर पे, जाकर के नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी करता हूं। वो मेरे चेहरे पर तो मेरे सामने तो हंसते हैं, लेकिन उनके अंदर जो जलन है मैं उसका मजा लेने जाता हूं। तो बेटा देखो जिंदगी में जब सक्सेस हो जाते हैं, जिंदगी में जब सफल हो जाते हैं, तब उन लोगों के सामने जाकर के बड़ा मजा आता है जो उल्टा सीधा और फालतू की बकवास किया करते थे, जो ये सोचते थे तुमसे ना होगा तो तुम भी पेपर को पास कर लो, और वो चेहरे तुम्हें भी याद हैं जो तुम्हें लेकर के बकवास करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। तुम्हें भी उनके सामने जाना है मुस्कुराते चेहरे के साथ, हाथों में लड्डू मिठाइयां लेकर के कि ये देखो लोग खाओ, भर लो अपना पेट, मिठाइयां खाओ मिठाइयां, फिर देखो क्या मजा है जिंदगी के अंदर। हा? ऐसे बहसबाजी करते मत फिरो किसी से, ऐसे मत फिरो, बहसबाजी कर रहे हो, मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया तुमने, मत करो ऐसा। रिजल्ट दो उनके सामने। अगला प्रश्न बेटा हमारा आता है, वो कहता है एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह प्रोत्साहित कर सकती है? बताइए सर जी, अगर गलती होती है तो उसको सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए, यस और नो? देखो बेटा अगर कहीं पर गलती होती है ना तो यह देखा जाता है वो गलती बार बार हो रही है, पहली बार हो रही है। अगर गलती बार बार हो रही है तो फिर आपको कारण ढूंढना पड़ेगा कि बार बार हो क्यों रही है। पहली बार दूसरी बार अगर हो रही है तो आप फिर दोबारा से उसको करने का एक बार मौका दो। हो सकता है जल्दबाजी में गलती हो गई हो, ठीक है, हो सकता है उसने ध्यान से पढ़ा ना उस प्रश्न को, सिचुएशन देखनी पड़ेगी। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? पाठ्य पुस्तक में एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर नहीं है। समस्या का समाधान करने के लिए आप लोगों को क्या कहना है कि बेटा देखो ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के कितने सारे अलग अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो सॉल्यूशन निकालो जरा। तो राइट आंसर में इसका क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर कौन सा? चलो इंग्लिश में देख लो, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। शाबाश, मल्टीपल सॉल्यूशन के लिए हम लेकर जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमसे कहता है सब पहल, विद्यार्थियों की सब पहल, बच्चे जो हैं उनकी पहल की बात हो रही है। बच्चे जो हैं वो खुद से अपने आप से जहां इनिशिएटिव लेते हैं, अपने एफर्ट लगाते हैं। हाथ रख दे तू दिल पे जरा, कह रहा है नींद आ रही है, बेटा सो जा, कर ले आंखें बंद, क्या दिक्कत है। अब हम बाल्टी भर के वहां आकर के तुम्हारे ऊपर उड़ेलने से तो रहे पानी। राइट आंसर हमारा होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी।
जो कि बिल्कुल सही होगा। ये जो कहते हैं ना सर नींद आती है पढ़ा नहीं जाता, ये वही आलसी लोग हैं जो पेपर में भी बैठे बैठे सोएंगे। वहां पर भी इन्विजिलेटर से ये कहेंगे सर जब पेपर का समय पूरा हो जाए हमें उठा देना, हम अपने घर चले जाएंगे। आज भी सोएंगे, वहां भी जाकर सोएंगे। सो जाओ सो जाओ भाई सो जाओ। अजय सर तुम्हें पकड़ करके यहां जबरदस्ती क्लास में ना बैठाएंगे। सो जा, जा कर ले अपनी नींद पूरी, घुस जा कंबल के अंदर। राइट आंसर हमारा होता है अधिगम कृता केंद्रित विधि, कि जितने भी बालक हैं उनके अनुसार यहां पर व्यवस्था हुई है, बच्चों को बढ़ावा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की, जो हम लोगों से यह कहता है कि जो विद्यार्थी प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं। ऐसा महसूस होता है बेटा, बहुत सारे बच्चों को महसूस होता है, हतोत्साहित भी हो जाते हैं और कई सारे बच्चे तो छोड़ भी देते हैं। कितने सारे बच्चे होते हैं जो एक बार सीटेट देते हैं, पास नहीं कर पाते तो फिर उसको छोड़ देते हैं सीटेट को, कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे नहीं करना है ना, छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते हैं मुझे करना है, अब की बार जहां पर गलतियां हुई अगली बार वहां गलती नहीं करूंगा। क्यों ये सब कुछ? क्योंकि हमारे संज्ञान और संवेग बेटा अलग नहीं है। संज्ञान का प्रभाव हमारे संवेग पर होता है। अब इमोशन हमारे क्या होते हैं बताओ? इमोशन होते हैं हमारे लव, एंगर, फियर, ये सब हमारे इमोशन होते हैं, है ना। लव, एंगर, फियर ये सब हमारे इमोशन होते हैं। और जब ये हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं तब हम लोग क्या कहते हैं कि अरे मैंने ना ऐसा गुस्से में कर दिया, मैं करना नहीं चाहता था, वो मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था, उस डर में मैंने ऐसा कर दिया। अरे प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, तुम क्या समझोगे, मैं तो अंधा हुआ पड़ा था। हा? ना कोई अंधा होता है, ना कोई गुस्से में और डर के मारे कुछ करता है। दरअसल बात यह बनती है कि जब आपके संवेग हावी होते हैं ना बेटा, तो मेंटल डिस्टरबेंस हो जाता है। वो संवेग बुद्धि को इस तरह से प्रभावित कर देते हैं कि बुद्धि अपने तर्क करने की क्षमता को खो बैठती है। तो हमारे संज्ञान पर हमारे संवेगों का प्रभाव आता है, समझे। जब गुस्से का, जब डर का, प्यार का भूत उतरता है तब बुद्धि काम करती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 हमारी स्क्रीन पर आए उससे पहले आपके मोबाइल में कई सारी इमोजी होंगी। आप कौन सी इमोजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो? जरूरी नहीं है सारी इमोजी यहां पर हो, इसके अलावा भी कुछ इमोजी आपके पास हैं। आप सबसे ज्यादा कौन सी इमोजी का इस्तेमाल करते हो? सबसे ज्यादा किसी का नहीं, दरअसल बेटा सिचुएशन के अनुसार हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इमोजी के माध्यम से क्या हमारा कम्युनिकेशन होता है? हां, इमोजी के माध्यम से भी हमारा कम्युनिकेशन होता है। तो ये कम्युनिकेशन वर्बल है या नॉन वर्बल है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। जो इमोजी के माध्यम से हमारा संचार होता है वो संचार बेटा हमारा शाब्दिक होता है या अशाब्दिक होता है? बताएं जल्दी से। इमोजी के माध्यम से हमारा वर्बल नहीं नॉन वर्बल होता है। कैसा होता है? नॉन वर्बल होता है। शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 हमसे कहता है प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। बताएं, जहां पर भी प्राथमिक समाजीकरण की बात आएगी चुपचाप परिवार को पकड़ लेना। परिवार ये रहा ऑप्शन नंबर डी में, बाकी जो भी होगा वो सब प्राइमरी से बाहर होता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब परिवार, प्राइमरी परिवार,
प्रश्न नंबर 16 हमारी स्क्रीन पर आता है। बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों को यहां पर दिया गया, जिसमें आप देखोगे कि जीन पियाजे के सिद्धांत की बात की गई है। पियाजे कहते हैं कि देखिए, जो हमारा चिंतन होता है ना, उसके दो रूप कुछ ऐसे होते हैं कि एक मात्रात्मक होता है तो दूसरा गुणात्मक होता है। मात्रात्मक पहले आता है, गुणात्मक बाद में आता है, ठीक है। और मात्रात्मक जो हमारा चिंतन होता है वो वयस्क लोगों की तरह हम करते हैं, लेकिन गुणात्मक जो होता है वो वयस्क लोगों में और हम सभी के अंदर, छोटे बच्चों में डिफरेंस क्रिएट करता है। बढ़ती उम्र के साथ गुणात्मक चिंतन बढ़ता है, इस बात को याद रखिएगा। बढ़िया प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि देखो लाइक बहुत कम है, लाइक वाले सो गए हैं शायद, चलो उनको उठा दो। एक साथ सभी लाइक कर दो बेटा क्लास को। कर दिया सभी ने लाइक? नहीं, कुछ ने अभी भी नहीं किया है, सभी ने कर दिया है। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है जेंडर को लेकर के। देखो, जेंडर वाला पॉइंट हर बार हमारे पेपर में आता है। जितने भी पिछले प्रश्न पत्र आप उठाओगे, हर बार जेंडर वाला पॉइंट आपको मिलना ही मिलना होता है। जेंडर होता है सोशल कंस्ट्रक्ट। कुछ बच्चों की आदत है वो बायोलॉजिकल लगाकर आते हैं, ये गलत होता है, याद रखना। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको याद कर लो, अपनी बुद्धि में फिट कर लो, गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पे आया, उससे पहले आपको सिलेबस में दिखा भी देता हूं। यह आपका सिलेबस है, इसमें यह लिखा हुआ जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट लिखा है, लिखा हुआ है ना आप लोगों के सामने। अगर आप सीटेट का सिलेबस पढ़कर भी जाओगे पेपर देने के लिए, तो पूरे पेपर में 10 प्रश्नों के सही जवाब देकर आओगे, सिर्फ सिलेबस पढ़ने से। हां, सिर्फ सिलेबस पढ़ लेने से ही 10 प्रश्नों के जवाब सही दे सकते हो। लेकिन मैं यहां पर गारंटी देता हूं, क्लास के अंदर 99% वो बच्चे हैं, 99% वो बच्चे हैं जिन्होंने आज तक पूरा का पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन एक बार भी नहीं पढ़ा है। उस डिटेल नोटिफिकेशन की एक एक बात जिसने आज तक पूरी पढ़ी नहीं है। सब कुछ कैसा चाहिए, बना बनाया एकदम तैयार, दूसरा आकर के बता दे, खुद से ना देखेंगे। और जिस दिन तुम लोग खुद से देखने लगोगे एक एक बात को, बेटा उस दिन कामयाब हो जाओगे। अभी सबको पता है बिहार के अंदर विशेष विद्यालयों संबंधित अध्यापकों की पात्रता परीक्षा होगी। बार बार पूछने बीएसटीईटी के अंदर कौन फॉर्म भर सकता है, कौन भर सकता है। अरे वो नोटिफिकेशन आया है, उसको एक बार पढ़ लो, इतना तो कष्ट कर लो, नौकरी तुम्हें मिलेगी, सैलरी तुम लोगे, उसको पढ़ नहीं सकते एक बार? ना पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने से तो है ना समय खराब हो जाएगा। बेटा आदत बनाओ, फायदे में रहोगे। हमारे विकास के व्यापक आयाम कौन से होते हैं? आयाम का मतलब होता है क्षेत्र और व्यापक का मतलब होता है बड़ा। तो बड़े क्षेत्र हमारे विकास के ये 4 होते हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। लेकिन कभी कभी वो क्या करता है, कुछ किताबों में आप लोग पाओगे कि वो सामाजिक और संवेगात्मक को मिला देता है, एक बना देता है, तो घबराना मत। प्रश्न नंबर 19वां हमसे ये कहता है कि कथनों में से कौन सा सही है। बुद्धि बहुत सारी होती हैं, हिंट मैंने आपको दे दिया है। गार्डनर के अनुसार ये पेपर में हर बार पूछा जाता है, स्टार लगा लो इस पर। तो सीटेट में कुछ और आए या ना आए, ये जरूर आएगा, हर बार देता है, अब की बार भी देगा। गार्डनर कहता है बुद्धि एक नहीं होती, बुद्धि बहुत सारी होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बनता है। प्रश्न नंबर 20 पर हम लोग आते हैं, तब आप लोग ये पाते हो कि प्रगतिशील शिक्षा, जिसमें पहले से बेहतर होना होता है, बच्चों को सक्रिय रखना होता है, बच्चों के अनुसार सिखाना होता है, टीचर को नहीं बच्चे को महत्व देना होता है। बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 21 हमसे कहता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। वाइगोत्स्की ने, आप सभी ने देखा, सबसे ज्यादा फोकस सामाजिक गतिविधियों पर किया था।
वाइगॉत्स्की के अनुसार जितना ज्यादा सोशल इंटरेक्शन होगा बच्चा उतना बेहतर तरीके से सीख पाएगा। याद है कंडीशनिंग की बात कौन करता था? पावलोव करता था, है ना। पैसिव एक्टिविटी नहीं होती है, इन्होंने इंडिविजुअल की बात नहीं की। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाबाश। प्रश्न नंबर 22वां हमारी स्क्रीन पर आए उससे पहले मुझे एक बात आप सभी बताइएगा, हर कोई इस बात का जवाब देना। जो दूसरों के साथ मिलजुल करके रहता है वो ज्यादा खुश होता है या फिर जो अकेला चुपचाप एकांत में आइसोलेट होकर रहता है? बताओ जल्दी से जरा। आप ज्यादातर मामलों में यही पाओगे कि जो सबके साथ मिलजुल करके रहता है वो ज्यादा खुश होता है, और जो आइसोलेट हुआ रहता है वो अकेला पड़ा रहता है, कलुआ की तरह। ये कलुआ जो है आइसोलेट हो जाता है, क्लास में कभी आता है कभी गायब हो जाता है। बाकी नहीं तो देखो आप कितने सारे हमारे साथी हैं, रोजाना आते हैं, सब खुश होते हैं, सभी मुस्कुराते हैं, दांत फाड़ते हैं बीच बीच में। रोजाना क्लास में आया करो सभी। और हमारी क्लास का टाइम क्या है बता दो सभी को? 11 AM, जो कि लाइव होती है। शाबाश, बहुत बढ़िया। राइट आंसर प्रश्न नंबर 22 का क्या देंगे हम? डॉक्टर इसाक। लो, डॉक्टर भी हमारी क्लास में है, नर्स भी हमारी क्लास में है, कोई ना कोई पेशेंट भी होगा, कर लो इलाज यहीं पर। पूर्व क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशन। बच्चा यहां पर तर्क नहीं कर सकता है, याद रखो। स्टेज नंबर 2 होती है जो कि 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष की उम्र होती है। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, इररिवर्सिबिलिटी होती है। और रिवर्सिबिलिटी कब आती है? इससे नेक्स्ट स्टेज में, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशन कहते हैं। प्रश्न नंबर 23वां हमसे कहता है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में आप हमें जवाब दो, कौन सा सही है? कौन सा सही है बताइए जरा जल्दी से। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है? नहीं जी, ऐसा नहीं है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। जब तक टीचर यह भाव नहीं रखेगा वो सबको नहीं सिखा सकता। जब मैं आप स्कूल में जाते थे और आज के दौर में भी हम पाते हैं कई सारे टीचर ऐसे होते हैं वो कुछ ही बच्चों को ये मानते हैं कि ये सीख सकते हैं, नहीं तो ज्यादातर बच्चों के प्रति उनके भाव ये होते हैं ये ना सीख पाएंगे, ठीक है, और वो एफर्ट भी नहीं करता है। आप लोगों को पता है कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हर बार अपनी मेहनत से पास हो जाते हैं, खुद अपनी मेहनत से पास हो जाते हैं और दूसरे लोग उनका श्रेय ले जाते हैं, जबकि टीचर को एक्चुअल जिन पर मेहनत करनी पड़ती है बहुत कम टीचर उन बच्चों पर मेहनत करते हैं, उनका साथ देते, बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। बच्चों के पास बैठना पड़ता है, उनको एक एक पॉइंट समझाना पड़ता है, उनकी सुननी पड़ती है, उनकी गलतियों को स्वीकार करना होता है। आप लोगों को एक और बात मैं बता दूं, आज रात 9 बजे मैं साइकोलॉजी की क्लास ले रहा हूं, सभी आइएगा। आज रात 9 बजे मनोविज्ञान पर मैं क्लास ले रहा हूं। उस थंबनेल के ऊपर DSSS भी लिखा होगा, उसे देखकर भाग मत जाना। वो क्लास सीटेट वालों के लिए भी हेल्पफुल है, कभी भाग जाओ। थंबनेल पर चाहे कुछ भी लिखा हो, थंबनेल पर चाहे कुछ भी लिखा हो, अगर मैं लाइव हूं तो बेटा वो क्लास आप सभी के लिए जरूरी होती है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। थंबनेल पर मत जाया करो। प्रश्न अगला हमसे क्या कहता है बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट? बताइए।
अभी बताया तो था, सेम इंग्लिश में है। प्रश्न नंबर 24 देखो, व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं फिर भी चालक। बेटा हमारी जो मोटर डेवलपमेंट है उसके दो पॉइंट होते हैं, ग्रोस मोटर, फाइन मोटर। पहले ग्रोस मोटर होती है, उसके बाद फाइन मोटर होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 25 पर हम आए, उससे पहले आप देखो, जब आप स्कीपिंग करते हो, रस्सी कूदते हो, है ना, साइकिलिंग करते हो, ये ग्रोस मोटर, बड़ी मसल की मूवमेंट। लेकिन जब आप पेंटिंग करते हो, कौन कौन करता है पेंटिंग? बताओ, कौन लड़का करता है पेंटिंग? जब आप लिखते हो, पेन को पकड़े हुए हो, ठीक है, ये सब बेटा आपकी फाइन मोटर एक्टिविटी है। प्रश्न नंबर 25वां हमसे क्या कहता है? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? ये क्लास पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए रहती है। ये पेपर 1 पेपर 2 वाली जो कहानी है बेटा, उसको बार बार मत सोचो। एडल्टहुड से पहले क्या आता है? एडोलसेंस आता है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 26वां बताओ, और आज अपना फेवरेट कमेंट सभी लिखते हैं। चलो मैंने लिख दिया है, CDP बाय अजय सर। चलो सभी एक साथ लिख दें। जब बात जीन प्याजे की आती है तो उन्होंने क्या कहा था कि बच्चे जो होते हैं ज्ञान के क्रिया संरचित करते हैं, अन्वेषण करते हैं और खुद से वो अपने आप सक्रिय रहते हुए सीखते हैं। शाबाश। चलो बेटा सभी एक साथ कमेंट कर देते हैं, CDP बाय अजय सर। प्रश्न नंबर 27वां हमारी स्क्रीन पर आता है, जो हमसे ये कहता है कि क्लास को लाइक करने के बाद जवाब देना। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, वाइगोत्स्की इसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। बच्चों का खुद से बोल बोलकर बातें करना। प्रश्न नंबर 28वां हमारी स्क्रीन पर आता है, तो वो हमसे ये कहता है कि खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? विशिष्ट लिंग के साथ जेंडर रूढ़िवादिता। पिंक कलर लड़कियों का, ब्लू कलर लड़कों का, क्या है ये? जेंडर स्टीरियोटाइप। क्यों? लड़के पिंक नहीं पहन सकते, लड़कियां ब्लू नहीं पहन सकती। प्रश्न नंबर 29, आप क्या करोगे? बच्चों के अनुभवों को महत्व दोगे? बिल्कुल दोगे। उनके महत्वों को कक्षा में शामिल करोगे। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। प्रश्न नंबर 30, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। हेंज वाली कहानी कोहलबर्ग ने आपको बताई थी, पत्नी की जान बचाने के लिए दवाइयों की चोरी की थी। तो यहां पर अगर पकड़ा जाएगा तो जेल भेज दिया जाएगा। जेल जाना सजा है, तो दंड मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका जवाब नहीं बेटा, बी सही होगा, दंड वाला, दंड वाला। सभी कोहलबर्ग वाली थ्योरी पढ़कर जाना, पेपर में हर बार पूछता है। 30 में से कितने नंबर आए हैं आज? रात 9 बजे मिलेंगे और सुबह 11 बजे मिलेंगे, आना मत भूलिएगा। चलिए PDF डाउनलोड कर लेना और नोट्स डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम अजय सिंह खर्ब। ऑलराइट, चलिए कल मुलाकात करेंगे। सभी खुश रहो, स्वस्थ रहो।